नमस्कार, मैं विवेक हूं, मेरे साथ स्नेहलता है। हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर दिन भर में 1 घंटे तक आपको ताजी खबरें और उससे जुड़ी अपडेट बताएंगे। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में राखी का त्योहार मनाकर लौट रही 2 बहनों के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। राखी का त्योहार मनाकर दोनों लड़कियां भाई के साथ लौट रही थी। रास्ते में बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि इसके बाद बच्चियों के साथ गैंगरेप हुआ। पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपी हैं जिनकी तस्वीर सामने आई है। ज्ञानेंद्र तिवारी इस खबर को विस्तार देंगे, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, पूरा मामला क्या है? क्या पहले से कोई दुश्मनी थी? विवेक, कोई दुश्मनी नहीं थी। इस दुश्मनी से इस घटना को जोड़ना ठीक नहीं है। देखिए, ये बहुत भयावह घटना है और रक्षाबंधन का त्योहार मना कर 2 लड़कियां लौट रही हैं और अचानक उन्हें पहले 2 लड़के उन्हें रोकते हैं, फिर उसके बाद से 4 बाइक में लड़के इकट्ठा हो जाते हैं। सड़क के किनारे जान से मारने की धमकी देकर दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। और जैसे ही ये खबर सामने आती है, रात को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होती है तो जिले के एसपी प्रशांत अग्रवाल समेत एडिशनल एसपी और तमाम लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। हालांकि 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग जगहों से 3 बजे रात पूरे नाकेबंदी करके रायपुर में रेलवे स्टेशन और तमाम जगहों से। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है और रक्षाबंधन में विवेक इस तरह की घटना ने पूरे इलाके को, दरअसल ये मंदिर असौज जो इलाका है, ये नया रायपुर और पुराने रायपुर के बीच का इलाका है और थोड़ी सुनसान सड़क की जैसी स्थिति उधर रहती है, इसलिए ये पूरी घटना हुई है। लेकिन आरोपी चूंकि गिरफ्तार हो गए हैं और पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है। अभी मेरी जिले के एसपी प्रशांत अग्रवाल से भी बात हुई है। लेकिन इस घटना ने पूरे न केवल रायपुर को बल्कि छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है कि रक्षाबंधन की जैसे पवित्र त्योहार में राखी का त्योहार मनाकर 2 लड़कियां आ रही, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म निश्चित तौर पर लोगों को एक चर्चा का विषय भी बन गया है। और ये कह रहे हैं कि इस तरह की भयावह घटना ने न केवल रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ को भी शर्मसार किया है। विवेक जी, ये खबर वाकई शर्मसार करने वाली है। जघन्य अपराध किया और वो भी रक्षाबंधन के दिन। शर्मसार किया है इन लोगों ने। इस ऐसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का एक कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। तो बार बार चुनाव से विकास बाधित होता है, सीएम योगी का यह बयान है 1 नेशन 1 इलेक्शन पर। उनका कहना है कि एक बार अगर चुनाव करा लिए जाएं तो एक बार की तैयारियों में सारे चुनाव निपट जाएंगे और उसके बाद विकास कार्यों पर जोर दिया जाएगा। देश की जरूरत है 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये बयान आया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो जरूरी है, क्योंकि एक बार चुनाव करा दिए जाएंगे, उसके बाद विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। और इस देश से 1 नेशन 1 इलेक्शन, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से
आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी राय उन्होंने रखी। आइए अब बात करते हैं मुंबई की। विपक्ष इंडिया गठबंधन की लगातार दूसरा दिन है, बैठकों का दौर जारी है। बड़ी खबर यह है कि बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। खड़गे ने कहा है कि विपक्ष की बैठक से मोदी घबराए, विपक्ष पर हमले बढ़ाएंगे। यह भी कहा खड़गे ने, विपक्ष के नेताओं पर ज्यादा छापे पड़ेंगे और मोदी सरकार में समाज में नफरत का माहौल है, संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। तो देखिए, इस बैठक से कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार पर किस तरीके से हमला बोला गया है वो वर्ड बाय वर्ड आपके सामने रखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा इस मीटिंग से वो आप सुनिए। पहले कहना है कि पीएम मोदी घबरा गए हैं, फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर और हमले बढ़ेंगे, विपक्ष पर हमले बढ़ेंगे। किस फॉर्म में? छापे ज्यादा पड़ेंगे, विपक्ष के नेताओं पर छापे ज्यादा पड़ेंगे। मोदी सरकार समाज में नफरत का माहौल बनाना चाहती है। जैनेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। जैनेंद्र, वहां पर बैठक लगातार चल रही है और विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है। उनका तो ये कहना है कि सरकार उनको टारगेट कर रही है और वो चाहती है, और वन नेशन वन इलेक्शन पर भी उनका यही कहना है। वो लगातार इस बात के पक्षधर हैं और तर्क दे रहे हैं कि केंद्र में बैठी जो सरकार है, अगर ऐसे चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा। बिल्कुल, देखिए, स्वाभाविक है कि विपक्ष जो है वो सरकार के इस कदम की आलोचना कर रहा है और ध्यान भटकाने की कवायद करार दे रहा है। अहम यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर और ये कहा है, जो हम अभी दर्शकों को बता भी रहे थे, कि इंडिया गठबंधन की बैठकों का क्या असर हो रहा है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है बल्कि देश के नाम की तुलना भी आतंकी संगठन से कर दी है। आपको ध्यान होगा किस तरीके से बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिदीन आदि संगठनों से की गई थी, तो इस पर कटाक्ष किया है। और इसके साथ ही खड़गे ने यह भी विपक्षी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें और ज्यादा एजेंसियों के दुरुपयोग का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मणिपुर से लेकर के मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करने की घटना सामने आई थी, उन तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कुल मिलाकर के विपक्षी एकजुटता का संदेश एक बार फिर देने की कवायद की है। हालांकि इस बैठक में फैसलों का जो हम इंतजार कर रहे हैं और नए प्रपोजल्स का जो हम इंतजार कर रहे हैं उसको लेकर के फिलहाल खड़गे के स्पीच में नहीं है। हालांकि ये जो फैसले होने हैं वो सभी नेता ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही कि ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन क्या विपक्ष लाउड एंड क्लियर है कि वो ध्यान देशवासियों का ले जाना किधर चाहते हैं? क्या ये क्लियर होगा? ये दोनों चीजें स्पष्ट हो जाएंगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसका इंतजार करना होगा। अब बने रहे हमारे साथ। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में चरण सिंह सापरा ने बीजेपी पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा बीजेपी इंडिया गठबंधन की ताकत से डर गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश हित में अगर देखा जाएगा, एक देश एक चुनाव से खर्चे कम होंगे, लेकिन प्रशासनिक दबाव बढ़ जाएगा। दावा किया विपक्षी गठबंधन में एकता बरकरार रहेगी, यूनिटी बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी गठित की है। इस बीच जो विपक्ष है उनका क्या मानना है, इस बारे में जानते हैं। कांग्रेस के नेता चरण सिंह सपरा जी हमारे साथ हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन, एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, यहाँ पे बैठक हो रही है, वहीं आज ये बात सामने की कमेटी गठित की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन ये एकमात्र शगुफा है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने छोड़ा है। ये भारत की जनता को एक भ्रम फैलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए एक उन्होंने जरिया बनाया है। वो देख रहे हैं कि देश के अंदर जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दे जो हैं, इस पर केंद्र की सरकार विफल नजर आ रही है। उन्होंने भी इंटरनल सर्वे कराए हैं जिसमें उनको नजर आया है कि भारतीय जनता पार्टी अनपॉपुलर हुई है, स्वयंभू मजबूत प्रधानमंत्री अब मजबूर नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है। 2024 का चुनाव जो होगा ये मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, ये उनको नजर आ रहा है और मुद्दों के सामने मोदी विफल होंगे। हालांकि
कि देश के हित के अगर हिसाब से अगर हम बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये सही है आम जनता के लिए, या फिर जो अब तक इलेक्शन जिस तरह से होते आ रहे हैं वो सही है? देखिए, आम तौर पर अगर ऑन पेपर देखें तो ये इसमें खर्च वगैरह कम होता है, लेकिन इस देश की डेमोग्राफी और इस देश का जो लोकतंत्र है जिस तरह से चल रहा है, आज विपक्ष की कम से कम 12-13 राज्यों के अंदर सरकारें हैं। कोई सरकार 2 साल पहले बनी है, कोई सरकार 1 साल पहले बनी है, तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे हैं जो मेरे ख्याल से जो कमेटी गठन की है उसको ये सारे टेक्निकल मुद्दे जो है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, और इसके बावजूद भी उन राज्यों की, विपक्षी राज्यों की इजाज़त भी होनी चाहिए, उनकी मान्यता भी होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल अड़चनें हैं। ईवीएम जो है, भारी मात्रा में ईवीएम लगेंगी, क्या इतनी ईवीएम कितने समय में और तैयार होंगी, पुलिस की यंत्रणा कितनी और ज़्यादा पुख्ता लगेगी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मात्र ये कह देना कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये मुझे लगता है लार्जली एक भ्रम फैलाने के लिए करा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह शिगुफा है, इंडिया गठबंधन की बैठक से ध्यान भटकाने का, लोकसभा चुनाव एडवांस में करवाने की भी तैयारी है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ है। ऐसे में तमाम पार्टियों की ओर से, खासकर देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुल करके विरोध किया है। इसके अलावा आपकी ओर से भी एक एक करके नेताओं की राय आनी शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वो आपने सुना, और इसी बीच कुछ और भी रिएक्शंस आ रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने क्या कहा है वो भी सुनवाते हैं। तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? जैसे डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। तो ये तो बात हुई वन नेशन वन इलेक्शन की। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वहां से जो बड़ी खबर और उससे जुड़ी अपडेट है वो आपको बताएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के नए आवास पर एक युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले पर ट्वीट करके सवाल उठाया है। वहीं कौशल किशोर ने अपने बेटे के वारदात के दौरान मौजूद होने से इनकार कर दिया है। कौशल किशोर का कहना है कि उनकी पत्नी बीमार है, जिन्हें देखने के लिए उनका बेटा कल फ्लाइट से दिल्ली चला गया था। हालांकि कौशल किशोर ने कहा कि विनय भी उनके बेटे जैसा ही था। बिल्कुल, और जिनकी हत्या हुई है उसके लिए भी उन्होंने क्या कहा। हालांकि विनय के परिजनों ने ये बात जरूर आरोप लगाए हैं कि हत्यारा वहीं मौजूद था। आपको यह भी बताएं कि सुबह करीब 4:15 बजे कौशल किशोर के नए आवास पर विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात ठाकुरगंज थाना इलाके के बेगारिया गांव में अंजाम दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हम। वीरेश पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं और वहां से जितनी भी ताजा अपडेट है, खासकर जांच को लेकर के जितनी बातें सामने आ रही हैं, वीरेश जनता दर्शकों से शेयर करें। देखिए, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर इस घर में बैठे हुए हैं। उनका पुराना घर है, यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर नया घर है। और मैं आपको बताऊं कि कौशल किशोर ने साफ कह दिया कि मेरा बेटा निर्दोष है और वो उस वक्त जो है वो दिल्ली में था। आप देख सकती हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं, यहाँ के विधायक, जिला पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, सांसदों की गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, सांसद यहाँ धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर घर के अंदर हैं। और ये विकास किशोर का पोस्टर है,
मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये विकास किशोर है जिसकी पिस्टल से, जिसे खुद मंत्री कौशल किशोर जिनका पोस्टर ऊपर लगा हुआ है, जिन्होंने स्वीकार किया है कि पिस्टल जो है वो विकास किशोर की ही है और विकास किशोर का पिस्टल सुरक्षित रखा गया था। यूपी का लाइसेंस है, इसलिए दिल्ली नहीं ले जाया जा सकता था। फ्लाइट में ऐसे भी पिस्टल लेकर नहीं चढ़ा जा सकता था, इसलिए वो सुरक्षित रखा गया। लेकिन सुरक्षित रखा गया, आखिर वो पिस्टल किसके हाथ चली गई, कौन वहां अंदर घुस गया, घुसने के बाद कैसे नवीन श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई, इन सारी चीजों पर जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। राजनीति भी गरमाई हुई है। कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसे में उनका पुत्र जो विकास किशोर है, साफ लिखा हुआ है क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा, यानी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का मतलब होता है कि ये अवध क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 क्षेत्रों में अपनी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र को बांटा हुआ है। काशी क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र का उपाध्यक्ष क्षेत्रीय अनुसूचित मोर्चा का विकास किशोर, कौशल किशोर का बेटा, जिसे निर्दोष बता रहे हैं उनके पिता और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। और ये वक्त है जब वो इस घर के अंदर बैठे हुए हैं। तमाम उनके चाहने वाले, उनके समर्थक इस घर के बाहर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिस पर कहना है। ग्राउंड पर बने रहिए, अहम जानकारियां हमारे साथ शेयर करते रहिए, आएंगे आपके पास वापस। देखिए, हत्या पर मंत्री कौशल किशोर का बयान सामने आया है। जांच के बाद मामले की सच्चाई सामने आएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, ये कहना है कौशल किशोर का। मैं परिवार के साथ खड़ा हूं, मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं, जिनकी गोली मार करके हत्या की गई उनके परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, ये कहना है मंत्री कौशल किशोर का। लेकिन ये पूरा मामला सामने आता है तड़के सुबह एक हत्या के बाद। अब इस हत्या को लेकर के क्या कहना है मंत्री कौशल किशोर का, वो हम आपको सुनवाते हैं। तो हत्याकांड में कौशल किशोर जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं, जो बताएंगे, क्योंकि विकास किशोर इनका बेटा है, इनके पिस्टल से हत्या की बात सामने आ रही है। कौशल किशोर जी, इस पूरे मामले पर आप प्रकाश डालें, क्या है ये? देखिए, हमें तो घटना पता भी नहीं थी। हमें जब मालूम हुआ तो सीपी साहब को फ़ोन किया, उनको बताया घटना के बारे में। डीसीपी साहब और जो फोरेंसिक टीम है वो गई वहाँ पे जी। अब ये घटना कैसे हो गई, जो लोग भी थे उनको पुलिस लेके गई है, उसकी जांच कर रही है। जांच में जो कुछ होगा हकीकत का खुलासा होगा। आपके पुत्र विकास किशोर की पिस्टल है, इसको मानते हैं आप? वो तो पिस्टल है, क्योंकि वो उसी घर में विकास किशोर रहते ही है, और चूंकि वो दिल्ली गए थे इसलिए पिस्टल वो अपने घर में रख करके गए थे। विकास किशोर और मृतक नवीन श्रीवास्तव बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं और पूरे परिवार से मेरी हमदर्दी है। तो विकास किशोर और विनय श्रीवास्तव के बीच में कोई व्यापारिक समझौता या कोई व्यावसायिक संबंध? कोई ना कोई व्यापारिक समझौता, ना कोई व्यावसायिक संबंध, ना कोई बिजनेस, ना कुछ। कह रहे हैं कि वहाँ पार्टी चल रही थी और पार्टी वहाँ आए दिन चलती रहती थी उस घर में। बिल्कुल गलत बात है। वो हमारा घर है, घर में पार्टी क्यों चलेगी और किस बात की पार्टी चलेगी? जो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। कोई पार्टी नहीं होती वहाँ, वो घर है। चूँकि कल आकाश वहाँ नहीं, विकास नहीं था, इसलिए जो है लोग वहाँ पर रुकते हैं, इसलिए घर की सुरक्षा के लिए। पूरे घटना के बाद विकास किशोर से बात हुई, अपने बेटे से बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है, मेरे बेटे से मेरी बात हुई। और चूँकि उनकी माँ जो हमारी पत्नी है विधायक, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी परसों छुट्टी हुई है, तो उन्हीं से मिलने गए थे। अच्छा, उनके भाई नवीन श्रीवास्तव के जो मृतक हैं, उनके भाई आरोप लगा रहे हैं कि विकास किशोर ने ही पूरी साजिश रची है, षड्यंत्र रचा है और इसी वजह से उनके भाई की यानी नवीन श्रीवास्तव की हत्या हुई है। देखिए, आरोप यहाँ पर उनके परिवारजन सब हमको मिले थे, सब उनके साथ हमारे साथ थे, हमने उनकी मदद करने का काम किया। अब कोई आरोप लगाता तो मैं इस बात के लिए कुछ नहीं कह सकता। आप विकास किशोर को आप मानते हैं कि वो निर्दोष हैं? विकास किशोर थे ही नहीं यहाँ पे। तो विकास किशोर यहाँ थे नहीं। 4:50 की फ्लाइट से नहीं, 4:50 की फ्लाइट पे वो दिल्ली गए, बेचालाल उनके साथ में है। और ये घटना जब उनको पता चली तो वहाँ से अभी आएंगे। विकास किशोर का उसमें मैटर से कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को आपको सुनवा रहे थे। उनका कहना है कि जो विशाल किशोर थे वो यहाँ पर थे ही नहीं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है
और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।